अस्सलाम वालेकुम। वर्ब के ऊपर हमारा एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। आज हम वर्ब के ऊपर दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट टाइप्स को ज़ेर बहस लाएंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर हम आज की पहली टाइप पर आ जाते हैं। देखिए, एक वर्ब होता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ परसेप्शन को हम सेंसुअल वर्ब भी कहते हैं और कुछ लोग इसको सेंसुअल्स भी कहते हैं। ठीक, मतलब इसके दो तीन नाम हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इनमें से किसी भी नाम से इसको एड्रेस किया जा सकता है। ठीक, अच्छा, अब देखिए, इसमें वर्ब ऑफ परसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो वर्ब ऑफ परसेप्शन हमारी सेंसेस से रिलेटेड होता है। ठीक, दीज verbs आर रिलेटेड टू आवर सेंसेस। ठीक, मतलब अब हमारे सेंसेस से रिलेटेड क्या क्या वर्ब हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। हियर, सी, वॉच, नोटिस, एटसेट्रा। ठीक, इवन, हाँ ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो वर्ब ऑफ परसेप्शन हो सकते हैं, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ ली है तो हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक, अच्छा, पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट टू रिमेंबर है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये कुछ मखसूस वर्ब्स हैं, ये स्पेशल वर्ब्स हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन, सेंसुअल वर्ब, एटसेट्रा। कैसे स्पेशल हैं, इनके बाद एक खास किस्म का स्ट्रक्चर ही यूज हो सकता है। वर्ब ऑफ परसेप्शन कैन बी फॉलोड बाय नंबर वन, वेयर इन्फिनिटिव, राइट। अच्छा, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद अगर आपने कोई दूसरा वर्ब यूज करना है तो वो तीन सिचुएशंस जो है वो कवर कर सकता है। नंबर वन, वो हो सकता है वेयर इन्फिनिटिव, वो हो सकता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर वो हो सकता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन सब की एग्जांपल जो हैं वो आपके सामने रखूं ताकि आप देख सकें कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, ये एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, I heard him sing a song। ठीक, तो इसमें मैंने जो वर्ब यूज किया है heard, ये एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है या आप इसको सेंसुअल वर्ब कह लीजिए। और उसके बाद फिर जो मैंने दूसरा वर्ब यूज किया है वो क्या है, वो सिंग है, जो कि यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक, अच्छा, एक तो ये मतलब जो है एक एग्जांपल थी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। लेकिन जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस ले आते हैं। मैं लिखता हूँ, आई सॉ हिम थ्रोइंग स्टोन एट द डॉग्स। इसमें देखिए एक और वर्ब ऑफ परसेप्शन यूज हुआ है और वो है सॉ। लेकिन इस दफा उसके बाद जो स्ट्रक्चर यूज किया गया है वो आप नोटिस कीजिए, वो क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ क्या था, बेयर इन्फिनिटिव था। यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और मैंने कितने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए यहाँ पे, मैंने तीन की बात की है कि ये तीन जो है वो पॉसिबली यूज हो सकते हैं। इस साथ साथ में दूसरी चीजें आपको इसलिए बताता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो फोकस कर रहा हूँ साथ साथ के इन्फिनिटिव उसके बाद आ सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है, इसलिए कि हम इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिव कवर करें। और अगर हमसे एमसीक्यू स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन
उससे रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल इसकी प्रेजेंस की वजह से कोई चीज़ यहाँ अगर आ रही है, जैसे बेयर इन्फिनेटिव यहाँ आ रहा है, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, या आगे चल करके जो मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल वाला बताऊंगा वो आ रहा है, तो वो कैसे है। ठीक जी, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। मैं आपको इन्फिनेटिव बेयर का भी बता देता हूँ वो क्या होता है। देखिए, बेयर इन्फिनेटिव के ऊपर वैसे तो मैं एक कंप्लीट अलग से लेक्चर जो है वो आपको ज़रूर देना चाहूँगा। दो पहले भी दिया होगा मैंने, दोबारा भी देना चाहूँगा, लेकिन आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करते हुए, जो बेयर इन्फिनेटिव होता है ना उसके साथ कभी टू नहीं आता। जैसे यहाँ सिंग है, आमतौर पर इन्फिनेटिव के साथ टू होता है ना, टू प्लस वर्ब होता है। लेकिन जो बेयर इन्फिनेटिव होता है उसके साथ टू नहीं होता, तभी वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है। तो वो कुछ मखसूस कंडीशंस में ही आता है, बेयर इन्फिनेटिव हर जगह नहीं आता। जिनमें से एक कंडीशन ये है कि अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन हो और उसके बाद एक और वर्ब आ रहा हो, तो वो दूसरे वाला जो वर्ब होता है वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। ठीक, यहां पे भी मैं कह सकता था आई सॉ हिम थ्रो स्टोन्स एट द डॉग्स, थ्रो भी हो सकता है। इनके मीनिंग्स असल में बदल जाते हैं। जब हम कहते हैं ना आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग बेयर इन्फिनेटिव के साथ, तो हमारा मतलब ये होता है कि आप किसी जगह से गुजर रहे थे, आपने किसी को गाना गाते सुना। ठीक, आपने उसको गाना गाते सुना, उसने गाना फिनिश किया, तब आप वहां से गए। ठीक, लेकिन जब हम ये कहते हैं आई सॉ हिम थ्रोइंग स्टोन एट द डॉग्स, तो इसका मतलब ये है कि आप गुजर रहे थे, कोई शख्स जो है वो डॉग्स को पत्थर मार रहा था, आपने उसको देखा और आप वहां से गुजर गए, और वो अपने काम में लगा रहा, एक्शन कंटिन्यू रहा, एंड यू जस्ट लेफ्ट द प्लेस। तो फिर उस सूरत में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉन्टिन्यूस एक्शन के लिए यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो वापस आते हुए बेयर इन्फिनेटिव की जानिब, देखें बेयर इन्फिनेटिव की और भी कंडीशंस हैं, और भी सिचुएशंस हैं जहां पे बेयर इन्फिनेटिव आ सकता है। लेकिन उसमें से एक सिचुएशन जस्ट ये है वर्ब ऑफ परसेप्शन की। उसके अलावा पॉजिटिव वर्ब की होती है, पॉजिटिव वर्ब भी हम इत्तेफाक से आज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा मॉडल वर्ब्स जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, मॉडल वर्ब्स के बाद जो वर्ब आता है वो भी हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होता है, ये भी बात याद रखने की है। ठीक, तो अभी वापस आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, तो एक तो ये जो है वो आपने नोटिस किया। उसके अलावा मैं कोई और एग्जांपल भी देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई सॉ माय फादर गेटिंग आउट ऑफ द प्लेन। इसमें क्या है जी, सॉ जो है वो अगेन मैंने यूज किया वर्ब ऑफ परसेप्शन, या जिसको मैं जो है वो सेंसुअल वर्ब कह रहा हूं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज आप देखें, मैंने कहा कि इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल भी आ सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को देखिए, आई हर्ड माई नेम रिपीटेड सेवरल टाइम्स। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, हर्ड है, और यहाँ आप नोटिस कीजिए पास्ट पार्टिसिपल हमने लगा दिया। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात किसकी आ गई हमारी, ये बात आ गई सेंसुअल वर्ब के बारे में, जो कि हम सबको पता होना चाहिए। ठीक, एक अनकॉन्वेंशनल स्ट्रक्चर भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये देखें, मैं अगर कहता हूँ लुक एट हिम डेंसिंग, ये भी एग्जिस्ट करता है। लुक भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और उसके बाद देखें ये डेंसिंग, इसके बाद डेंसिंग ही आएगा। हाँ, यूएसए जो है ना उसकी इंग्लिश में, इंग्लिश में अमेरिकन इस तरह भी लिखते हैं, लुक एट हिम डांस, वो ये भी कहते हैं। तो जहाँ तक पाकिस्तानी जो है वो इंग्लिश की बात है, उसमें दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, गलत नहीं होंगे, दोनों गलत नहीं होंगे। बट ये नॉर्म्स की बात है कि ब्रिटिश इंग्लिश में इंग्लैंड के अंदर ये ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ तक ये तो स्टैब्लिश्ड है हर तरफ, लाइक बेयर इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। स्पेसिफिकली लुक एट के साथ ये दोनों जो हैं वो सेग्रीगेटेड हैं, लाइक एक अमेरिकन इंग्लिश में और एक ब्रिटिश इंग्लिश में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूएस, ठीक, और इस यहाँ लिख देता हूँ आरबी, ये ब्रिटिश इंग्लिश को कहते हैं।
ठीक, तो आई होप सो कि ये जो पॉइंट है यानी हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन जो है, ये आपका खासी हद तक जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। ठीक, अब इसी से जो हमारा नेक्स्ट मुझे याद आया वो है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, ये भी हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। देखिए, इट यूज वी यूज इट, या यूँ कर लेते हैं कि पॉजिटिव verbs are used to show that someone or something caused something to happen। मतलब किसी दूसरी चीज को जो है वो आ, काम करवाने के काबिल बनाता है, इनेबल बनाता है। ठीक, खुद ही करता है एक्शन, दूसरे वर्ब से एक्शन करवाता है, ये इसकी ब्यूटी है। ठीक, अच्छा, ये सोचने की बात है कि ये कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेट मी जस्ट मेक इट अनबोल्ड एंड अ बिट स्मॉलर इन साइज सो दैट इट शुड बी डिसेंट। ओके, अब ये होते कौन कौन से हैं, देखिए, गेट होता है, पॉजिटिव वर्ब है। गेट, हैव है, पॉजिटिव वर्ब है। मेक है, पॉजिटिव वर्ब है। लेट है, पॉजिटिव वर्ब है। हेल्प है, पॉजिटिव वर्ब है, एटसेट्रा। जो मैंने लिखे हैं ये मशहूर पॉजिटिव वर्ब्स हैं, इनको आप याद कर लीजिए, यही एग्ज़ाम में आते हैं। पॉजिटिव वर्ब, जिस तरह सेंसुअल वर्ब्स मैंने ऊपर बताए, यही एग्ज़ाम में आते हैं। ये आपने साथ साथ याद रखने होंगे, ये आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको सीख कर सिर्फ आप पॉजिटिव वर्ब नहीं सीखेंगे, बल्कि इसके साथ जो दीगर जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो भी आप सीख जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले हम हैव की बात कर लेते हैं कि हैव क्या है। ठीक, हैव जो है ना, ये किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देनी हो आपने, तो उसके लिए फिर जो है वो हम ये हैव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माय फादर हैड मी वॉश द कार। अब इसमें ये जो हैड है, ये पॉजिटिव वर्ब है। जाहिर है इस हैव की मैंने थर्ड फॉर्म यूज की, माय फादर हैड मी वॉश द कार। तो उसके बाद ये जो वॉश है, ये भी बेयर इन्फिनेटिव है। सही है, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि वो क्या उसको कहते हैं, सेंसुअल वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव आता है, यहां पर भी बेयर इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो है वो गेट हो सकता है, गेट। ठीक, वो भी जो है वो पॉजिटिव वर्ब है। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, उसके बाद किसी और को भी मैं यूज कर लेता हूँ, मेक को कर लेता हूँ। ही मेड द किड वीप। ठीक, इसमें जो वीप है वो आपका बेयर इन्फिनेटिव हो गया, और ये जो है पॉजिटिव वर्ब हो गया। ठीक, लेट भी कर लेते हैं, आई लेट हिम यूज माई सेल फोन। ठीक, इधर क्या है, इधर जो लेट है ये पॉजिटिव वर्ब हो गया। आई मीन ये सारे हो सकते हैं। आई हेल्प हिम प्रिपेयर द नोट्स। तो इधर क्या हो गया, हेल्प हो गया। ठीक, तो ये सारे के सारे जो हैं वो आपके क्या उसको कहते हैं, पॉजिटिव वर्ब है, राइट। अच्छा जी, अब यहाँ तक जो है एक पॉइंट टू रिमेंबर मेरे जहन में आ रहा है। वो पॉइंट टू रिमेंबर जो है वो अगर आप याद कर लेते हैं तो वो भी आपको जो है वो फायदा हो सकता है। लेट मी राइट हियर,
all the causative, wait a minute, all the causative verbs are followed by a bare infinitive except get। यानी सिर्फ एक get ऐसा वर्ब है जिसके बाद जो है वो हम बेयर इन्फिनेटिव नहीं लगाते, बाकियों के बाद जो है वो बेयर इन्फिनेटिव लगता है। ठीक, ये बात जो है वो आपने याद रखनी है। ओके, समझ गए बात को? अच्छा, तो ये आपने बात पॉइंट टू रिमेंबर, जितने भी मैं आपको लिखवाता हूं ना, ये आपने सारे के सारे जो हैं वो याद रखने हैं। अच्छा जी, मैं आपका क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। व्हाट आर योर क्वेश्चंस? वॉश वीप यूज किया है, क्या मतलब? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप की जानिब चलते हैं। बल्कि उससे पहले मैं आपको गेट की भी एक एग्जांपल दे देता हूं। आई गॉट माय younger brother, I got my younger brother to go to bed। इधर जो हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है वो ये है, और उसके बाद जो हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव की बजाय सिंपल इन्फिनेटिव आ गया। ठीक, हाँ, क्या मतलब? ठीक है ना ये। माई फादर हैड मी वॉश द कार, मेरे फादर ने मुझे कार वॉश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हैड का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। There are still few boys waiting for their turn. The word waiting is a gerund participle infinitive participle. देखिए ना, वेटिंग यहां पर बॉयज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। बॉयज, विच बॉयज वेटिंग फॉर देयर टर्न, तो एडजेक्टिवल काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है एडजेक्टिव के तौर पे। अच्छा जी, आप क्या कह रही हैं जी? ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ हाँ, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है ना। ये तो बड़ा ट्रिकी स्ट्रक्चर एग्जाम में आता है, यही इसलिए तो इसकी ये खास बात है कि ये थोड़ा डिफरेंट है और ये एग्जाम में आता है। तो ये तो आपको आएगा, तो इसको तो आप याद कर लें साथ साथ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ना, वीप मैंने क्या किया? ही मेड द किड वीप। माय फादर, अब इसको वीपिंग नहीं कर सकते आप, वॉशिंग नहीं कर सकते आप। यही तो इसकी पिकुलैरिटी है, तभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ ना, कि ये इसके अंदर खासियतें हैं जिससे आपको गो थ्रू करवाना है मुझे। या अब आप याद कर लें इन चीज़ों को, मेमोराइज कर लें। अगर यूज़ करना चाहते हैं किसी स्टेज पर तो आप इसको यूज़ करें स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, तो यह आपने जहन में रखना है। उसके अलावा मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। नेक्स्ट जो वर्ब है ना, उसको कहते हैं डायनेमिक वर्ब। मैं चाहता हूँ कि कोई टाइप रह ना जाए, जितनी टाइप जो है वो इंग्लिश में है सारी हम डिस्कस कर लें। डायनेमिक वर्ब, दिस वर्ब shows the actual and real action happens। इतना भी काफी है। देखिए, ये वो वर्ब है जिसके अंदर वाकई की फिजिकल एक्शन होना चाहिए, जो कि हम देख सकें।
लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ, विच कैन बी सीन लिटरली। इसको आप लिटरली देख सकते हैं। नहीं तक ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ he ran towards library। अब ran एक वर्ब है, इसमें आप एक फिजिकल एक्शन होता देख सकते हैं कि हाँ वो भागा है, फिजिकल देख सकते हैं आप, ठीक। या आप यूं कह लें कि he fell down, तो गिरा है, फिजिकली आप देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई ऐसे वर्ब भी हैं जिनके अंदर एक्शन भी हो और हम उनको देख भी ना सकें? यस, देयर आर मैनी वर्ब्स, उनको हम कहते हैं कॉग्निटिव वर्ब्स, ठीक। कॉग्निटिव वर्ब्स जो होते हैं उनके अंदर एक्शन तो होता है, लेकिन आप उस एक्शन को देख नहीं सकते। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे वर्ब भी होते हैं, एक्शन भी है और देख भी नहीं सकते। जैसे, हाँ, मैं इनकी डेफिनेशन लिखता हूं पहले। दीज verbs are related to our mental tasks, यूं कह सकते हैं हम इसको। ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो टास्क होते हैं ये उनसे रिलेटेड है। मतलब एक्शन तो होगा, लेकिन वो एक्शन कौन करेगा? ब्रेन करेगा। अब फिजिकली हम उसको देख नहीं सकते, ठीक। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई एम कंपेयरिंग these two articles। ऐसे एग्जांपल एक बना लिए। अब इसे देखिए, ये कंपेयरिंग एक एग्जांपल है, कंपेयर करना। जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो अब इस कंपेयर में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आप हाथों से कंपेयर कर रहे हैं या अपनी फिजिकल फोर्स लगा के कंपेयर कर रहे हैं। वो जो कंपैरिजन है वो आपका माइंड करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। एक्सप्लेन जैसे है, एक्सप्लेन भी हो सकता है या एनालाइज हो सकता है। एनालाइज, कैन यू एनालाइज दिस सिचुएशन, ये भी हो सकता है, राइट। आई थिंक अमेरिकन इंग्लिश में जी होता है शायद। हाँ, ये कैन यू एनालाइज दिस सिचुएशन, इसमें एनालाइज भी आपका ब्रेन करेगा, राइट। इवन थिंकिंग है, जब हम सोचते हैं कुछ, वो भी कॉग्निटिव होता है। व्हाट आर यू थिंकिंग, तो ये थिंकिंग जो है ये भी एक कॉग्निटिव वर्ब है जिसमें एक्शन तो है, लेकिन वो एक्शन जो है वो फिजिकली देखा नहीं जा सकता, राइट। तो ये कुछ वर्ब ऐसे थे जिनको हम कहते हैं कॉग्निटिव वर्ब्स, ठीक। हाँ, देखें, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सेप्शन है, क्योंकि देखिए एक्शन वर्ब जो है ना, एक्शन वर्ब, अब उसकी डेफिनेशन क्या होती है? एक्शन वर्ब एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर हम कहते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब एक्शन वर्ब के अंदर एक्शन कॉग्निटिव्स भी उसी के अंदर आ जाते हैं, एक्शन वर्ब के अंदर। और कॉग्निटिव्स के अलावा जो दूसरे वर्ब्स हैं जिसमें फिजिकल एक्शन होता है वो भी एक्शन वर्ब्स के अंदर आ जाते हैं। लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि मतलब कोई पूछ सकता है ना कि भाई कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल नहीं होते हैं, तो क्या हमने उसको भी एक्शन वर्ब में लाना है? हम कहते हैं यस। हाँ, लेकिन आप यूं कह लीजिए कि उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। एक को कह दीजिए डायनेमिक। जब हम डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक में हम सिर्फ वो लाते हैं जिसमें हम फिजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। खेलना, भागना, दौड़ना, काम करना, पानी पीना, खाना खाना, ठीक। लेकिन
जो दूसरे एक्शन है जो हमारा ब्रेन करता है उसको हम रख लेते हैं कॉग्निटिव्स की हेडिंग में। यूं कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज कॉग्निटिव वर्ब्स एंड अदर इज डायनेमिक वर्ब्स, राइट। तो ये जो है वो हो सकता है। तो नाउ आई वेलकम योर क्वेश्चंस। जल्दी से एक दफ़ा हम देखते हैं कि हम कितनी टाइप्स कर चुके हैं वर्ब की, और मुझे ईमानदारी से बताना है कि इतनी टाइप्स आपने ऑलरेडी की थी पहले। अभी हम गिनते हैं एक ही, मतलब इस फ्लो के साथ जिस तरह हमने आज और पिछले लेक्चर में की हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहली टाइप कहाँ से आ गई? फाइनाइट, नंबर 1। नंबरिंग भी दे देते हैं इसको, ठीक है जी। 1 फाइनाइट, नॉन फाइनाइट 2, रेगुलर 3, irregular 4, lexical 5, action 6, transitive 7। कुछ उसके सब टाइप्स भी हैं लेकिन मैं उसको नंबरिंग इकट्ठी दे रहा हूँ। 8 intransitive, linking 9, और फिर पॉइंट टू रिमेंबर मैंने आपको बोनस दिए हैं 7, stative 10, incomplete predication 11, auxiliary 12, modal verb 13, verb of perception 14, causative 15, और डायनामिक 16, और कॉग्निटिव 17। तो माय डियर, कहीं से ढूंढ के दिखाएं मुझे 17 टाइप्स वर्ब की किसी एक ही जगह पे। बेशक वो कोई वेबसाइट हो, बेशक वो कोई बुक हो, बेशक वो कोई और चीज़ हो, नहीं मिलेंगी आपको। इन 17 टाइप्स को आपने याद रखना है। आप किसी भी जगह पे हो, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, अगर आपको वर्ब्स पढ़ाए जाते हैं तो आपको इन 17 टाइप्स ऑफ वर्ब्स की हाउ नो होनी चाहिए, इसके बारे में पूछना चाहिए आपको। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पास्ट पेपर्स में ये सारी की सारी टाइप्स किसी न किसी हवाले से डिस्कस होती आई हैं। अभी भी मैं सोच रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, अगर मुझसे कोई टाइप मिस हो गई तो मैं डेफिनेटली फिर आपको ज़रूर जो है वो किसी न किसी लेक्चर में बता दूंगा, ठीक। मैं सारा एक दफ़ा ना रीकैप कर देता हूँ ये, ठीक है। उसमें आपके तमाम चीज़ें जो है एक दफ़ा रिफ़्रेश भी हो जाएंगी, और कौन सी टाइप किस में आ रही है वो आपको अच्छे से पता लग जाएगा एक दफ़ा दोबारा, ठीक है। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एक वर्ब जो होता है वो बेसिकली होता क्या है, ठीक, ये पढ़ा हमने यहाँ पे। फिर हमने ये पढ़ा कि वर्ब की जो सबसे बड़ी टाइप है उसको हम क्या कहते हैं। मैंने कहा कि सबसे बड़ी टाइप जो है वो फाइनाइट वर्ब होती है, क्योंकि इस दुनिया के तमाम वर्ब्स फाइनाइट हैं सवाए नॉन फाइनाइट के, ठीक। और नॉन फाइनाइट में मैंने क्या बताया, सिर्फ 3 हैं, वो वर्बल्स हैं, यानी वो इन्फिनेटिव, जैरन और पार्टिसिपल। ये 3 जो हैं वो नॉन फाइनाइट, बाकी सारे के सारे जो हैं वो फाइनाइट है। करेक्ट हो गया, ये मैंने 2 मेन बातें बताई आपको। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ठीक। रेगुलर वर्ब, ये जेन में रखें कि रेगुलर वर्ब फाइनाइट वर्ब की आगे एक्सटेंशन है। फाइनाइट वर्ब आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ टाइप्स में डिवाइड हुआ है। नॉन फाइनाइट के आगे कोई टाइप नहीं है, नॉन फाइनाइट को उधर ब्रेक लग जाती है। तो रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब जिनको ईडी लगाकर बनाया जाता है, इरेगुलर वर्ब जो इरेगुलर तरीके से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनते हैं।
फिर हमने पढ़ा कि लेक्सिकल वर्ब्स जो हैं वो क्या होते हैं। लेक्सिकल वर्ब भी एक बड़ी टर्म है जिसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, बाकी सारे के सारे आ जाते हैं इसमें। अगर आप नोटिस करें तो हम ब्रॉडर से नैरो की तरफ जा रहे हैं, ब्रॉडर टर्म्स बड़ी टर्म्स पढ़ रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोटी होती जाएंगी। फिर हमने पढ़ा एक्शन क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स में एक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक। और फिर फर्दर एक्शन दो किस्म के हो सकते हैं, एक वो एक्शन जो आपके ब्रेन से रिलेटेड है और वो एक्शन जो फिजिकल एक्शन है, ठीक। वो फिर आगे चल के दोनों को अलग अलग मैंने लिखा है, राइट। अब होना ये चाहिए था कि एक्शन वर्ब के नीचे ही मैं लिख देता वो कॉग्निटिव वर्ब और दूसरे जो डायनामिक वर्ब है, लेकिन वो मैंने आगे लिखे हैं, तो आप उसको लिखते वक्त जो है वो यहाँ ले आइएगा। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिटिव क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि एक्शन वर्ब्स की फिर ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब दो क्लासिफिकेशन होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि एक्शन जो है वो फिजिकल होता है और फिर उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट जरूरी होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इंट्रांजिटिव में हमने क्या पढ़ा कि उसमें एक्शन जो है वो होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं होता। दो सूरतें होती हैं, या तो ऑब्जेक्ट जो है वो होता ही नहीं है, और अगर होता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन तो हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं हो सकता। ये हमने इंट्रांजिटिव में पढ़ा। फिर लिंकिंग वर्ब पढ़ा हमने। लिंकिंग वर्ब लिंक करता है, ठीक। और फिर उसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर थे, ये भी हमने पढ़े। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर बड़े अहम होते हैं। स्टेटिव वर्ब स्टेट शो करते हैं, ठीक। इसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर थे। फिर वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन, ये मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन जिनको अपने बाद लाजमी कुछ ना कुछ चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए, जैसे द बॉय इज को सिक लाजमी चाहिए, एक्साइटेड लाजमी चाहिए, वरना ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। फिर हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फिर इसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर थे। फिर मॉडल वर्ब्स हमने देखे वो क्या होते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है वो हमने वर्ब ऑफ परसेप्शन पढ़ा, सेंसुअल वर्ब पढ़ा, और सेंसुअल्स देखे। हाँ, यहाँ मैं एक पॉइंट टू रिमेंबर ऐड करना चाहूँगा जो मैं उस वक्त आपको नहीं बता सका। मॉडल वर्ब इज फॉलोड बाय अ वेर इन्फिनिटिव, ठीक। ये भी लगते हाथ मुझे याद आ गया, तो इसको भी इसमें ऐड अप कर लीजिए। वर्ब ऑफ परसेप्शन, सेंसुअल वर्ब, सेंसुअल पढ़े, ये आज के इस लेक्चर में थे। फिर हमने जो है वो पॉजिटिव वर्ब पढ़े। फिर हमने डायनामिक वर्ब और कॉग्निटिव वर्ब पढ़े, जो एक्शन वर्ब को मजीद प्रिसाइज करके आपके सामने रखते हैं, ठीक। अच्छा, कट जो है ना, कट सिर्फ कट की बात नहीं है। कट हो गया, सेट हो गया, ठीक। ये वो वर्ब है, और भी हैं इस तरह के। लेट हो गया, ये वो वर्ब हैं कि जो कि एक्सेप्शन में आते हैं ना। ये समझ लो कि इरेगुलर है ना रेगुलर है, इनको कांस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि ये चेंज ही नहीं होते हैं। ये अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म वैसे ही बनाते हैं जैसे कि ये पहली फॉर्म में होते हैं, तो ये एक्सेप्शन में चले जाते हैं। जी, मैं ये लेक्चर बिल्कुल यूट्यूब पे अपलोड करूंगा और वहां से आप इसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।